एक एवरेज टाइप 1 डायबिटिक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में 65,000 इंजेक्शंस लेता है एंड अगर एक भी इंजेक्शन मिस हो जाए तो वो उसकी ज़िंदगी छीन सकता है। शेयर द इंटेंसिटी ऑफ डायबिटीज़। फैमिली है जो बहुत ही हैंड टू माउथ है एंड उनके 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 को टाइप 1 डायबिटीज़ है। इनकी मदर वो रोज़ हॉस्पिटल्स के धक्के खा रही है। उन्होंने कहा मेरा तो मन चाहता है कि मैं इनको जाके दफना के आ जाऊँ। ज़्यादा खतरनाक क्या है, लो शुगर या फिर हाई शुगर? लो शुगर से सीजर्स हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो। ज़्यादा शुगर से जो सबसे इग्नोर्ड एरिया ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ है वो है मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन और डायबिटीज़ आपस में कैसे लिंक्ड हैं? I am seeing a lot of children coming up with suicide ideation, with self-harm. People living with type 1 diabetes are 2 times more likely to develop depression. What exactly the families of type 1 patient go through? एक फैमिली, उनकी बेटी को डायबिटीज़ थी, शुगर्स उसकी मैनेज्ड नहीं थी क्योंकि वो इंसुलिन लगाना ही नहीं चाहते थे। मैंने उसके फादर से पूछा कि क्यों नहीं लगाते। उसके फादर ने कहा मैं अपनी बच्ची को रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता हूँ, मुझसे हो नहीं पाता है, इससे बेटर तो ये ना रहे या मैं ना रहूँ। Diabetes can be managed only through diet. Insulin use means you have failed to control diabetes. बस शुगर और कार्ब्स बंद करो, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 101 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया करंटली डायबिटिक है और 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक है। वेलकम टू होकस फोकस विद आंचल, जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टॉपिक की जिसके बारे में या तो लोग चुप रहते हैं या तो हमेशा आधा सच बोलते हैं। एक ऐसी कंडीशन जो आपकी सिर्फ बॉडी को ही नहीं, आपकी माइंड को भी हिट करता है, टेस्ट करता है, वो है टाइप 1 डायबिटीज़। रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शंस लेना, अपनी हर बाइट का हिसाब रखना और अरे यार तू तो डायबिटिक है ना, तू ये नहीं खा सकता, तू ये नहीं कर सकता, ये सुनना। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, इसके साथ आता है इमोशनल गिल्ट, एंग्जाइटी और बहुत बड़ा मेंटल आइसोलेशन। आपने सुना होगा कि लोग अपने काम से थक जाते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स की चिक चिक से थक जाते हैं, मगर क्या आपने कभी इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ज़िंदा रहने के प्रोसेस से ही थक जाते हैं? आज की डेट में डायबिटीज़ से ज़्यादा मुश्किल है डायबिटीज़ को मैनेज करना। तो ये है डायबिटीज़ 101 कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर सृष्टि पुरी, जिनके साथ हमने टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ को अच्छे से डिस्कस किया है और उसके साथ इमोशनल साइड, बर्नआउट जो टाइप 1 पेशेंट्स गो थ्रू करते हैं इन देयर इंटायर लाइफ, उसके बारे में भी बात की है। एंड नाउ आई विल लेट यू सोक इन द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर सृष्टि, वेलकम ऑन होकस फोकस विद आंचल। Thank you so much, Anshul. Thank you for having me. एक एवरेज टाइप 1 डायबिटिक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में 65,000 इंजेक्शंस लेता है एंड अगर एक भी इंजेक्शन मिस हो जाए तो वो उसकी ज़िंदगी छीन सकता है। ये बात जब मुझे पता चली, इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी एंड व्हाट हर्ट्स मोर आई रियलाइज्ड इज़ मे बी नॉट द नीडल बट द होल प्रोसेस जिसमें आप अकेले हो जाते हो। Yeah. सो डॉक्टर सृष्टि, आई वुड वॉन्ट यू टू डिस्कस इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में द मोस्ट मिसअंडरस्टूड इमोशनल बैटल दैट टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट गो थ्रू देयर एंटायर लाइफ। जैसे आपने कहा कि जब आपने डायबिटीज़ सुना तो आपका पहला जो रिसर्च था दैट वाज अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ ही है। जब हम डायबिटीज़ बोलते हैं तो उनको यही समझ आता है कि हाँ शुगर है, गोली लेंगे और ठीक हो जाएंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ बहुत प्रकार की होती है। टाइप 1, टाइप 2 जेस्टेशनल डायबिटीज़
और भी कई वेरिएंट्स हैं इस प्रॉब्लम के। पर अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो पैनक्रियाज हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन एक वो हार्मोन है जो शुगर्स को, जो हम खाना खाते हैं उससे जो शुगर्स मिलती हैं वो हमारे सेल्स को पहुंच जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। The pancreas in type 1 diabetes, they do not produce insulin. They stop producing insulin due to an autoimmunity. Autoimmunity क्या है? ये एक कारण आप कह लीजिए या एक कॉज कह लीजिए टाइप 1 डायबिटीज़ का, कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि आपकी अपनी ही बॉडी, आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अच्छा, इसका क्या कारण है ये आज तक हमें नहीं मालूम, बहुत मेडिकल रिसर्च चल रही है इस पे, बट इट इज़ अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है ऑटो इम्यूनिटी का। अब रही टाइप 2 डायबिटीज़ की बात, उस केस पे हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को वो मिल नहीं पा रहा है, हमारे सेल्स तक वो इंसुलिन का जो काम है वो पूरा पहुंच नहीं पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। वो लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस या लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। ओबेसिटी से, जेनेटिक अगर आपके फैमिली में किसी को है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का आपके पास ज़्यादा चांस रहता है। आपने बताया कि जब डायबिटीज़ का मतलब है कि हम जो भी खाना खाते हैं, नॉट जस्ट शुगर, जो भी खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का है। करेक्ट। और वो जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता तो वो एनर्जी नहीं पहुंचेगी, उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो आपकी बॉडी में हो जाता है जिसकी वजह भी आपको नहीं पता है। जी। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। नो, you're not born with it. It can happen to anyone at any point in time, but अक्सर ये बच्चों में देखी गई है, छोटी उम्र के बच्चों में, 0 to 19 years of age, 20 years of age. टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली बच्चे और टीन्स में ही पाई जाती है, बट 27% ऑफ एडल्ट्स में भी आजकल टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस होती है। तो ये कहना क्या सही होगा कि ये सिर्फ बच्चों की बीमारी नहीं है, ये कंडीशन एडल्ट्स में भी पाई जाती है? There's a late onset of type 1 diabetes in the adult population as well. तो आप 40 साल तक की उम्र के लोगों में भी टाइप 1 डायबिटीज़ देख सकते हैं जिनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि उसे पता कैसे चलेगा कि उसे डायबिटीज़ है, या फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ क्या होते हैं? तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 में काफ़ी कॉमन हैं। ओके। जैसे आपको बहुत प्यास लगना, मुंह एकदम सूख जाना, आप पानी पिए जा रहे हैं लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ रही, अचानक से वेट लॉस होना, देयर इज़ अ सडन वेट लॉस, बहुत थकान फील करना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, एवरी 30 minutes 20 minutes you're feeling hungry and you're not satiated after eating that, right? And irritability होना, bed wetting in children, if you see a lot of bed wetting happening, that is also a sign and symptom of type 1 diabetes. But age को देखते हुए, symptoms को देखते हुए ये डॉक्टर्स डायग्नोज कर पाते हैं कि ये टाइप 1 है या ये टाइप 2 है। टाइप 2 में यूजुअली आप ओबेसिटी ज़्यादा देखेंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज़्यादा देखेंगे, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए एक टेस्ट आता है, सी पेप्टाइड टेस्ट, जिसको हम करा के अगर हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है तो हम वो टेस्ट करा करके पता कर सकते हैं कि हमारा इंसुलिन कितना बन रहा है बॉडी में, इंसुलिन की फॉर्मेशन कितनी हो रही है, और उसके हिसाब से हम डायग्नोज करते हैं कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। आप रेगुलरली पेशेंट्स के साथ डील करते हो, क्या आप हमारे साथ कुछ स्टोरीज शेयर कर सकते हो जो टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं, कि कितने साल के बच्चों के साथ होता है? मैंने तो बहुत सारे बच्चे हर उम्र के देखे हैं, 1 year old से लेके आई हैव सीन आई थिंक 30 year old एज वेल विद टाइप 1 डायबिटीज़, एंड विद एवरी एज, हर एज के साथ अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि एक इंसान का जब उसे पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ है, जो
उसकी वजह से नहीं है। मोस्ट केसेस में सबसे पहला रिएक्शन शॉक होता है, जिसमें समझ ही नहीं आता है कि ये हुआ क्या है। क्योंकि जैसे आपने कहा, डायबिटीज़ तो बड़ों की बीमारी होती है, ये मुझे कैसे हो सकती है। साथ ही साथ बहुत सारा गिल्ट जो सिर्फ बच्चे को ही नहीं, पेरेंट्स को भी होता है, स्पेशली मदर्स। मैंने कुछ गलत खाया होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने कुछ गलत किया होगा, ये मेरी वजह से हुआ है, विच इज़ नॉट राइट। ये किसी की वजह से नहीं होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये शॉक का जो पीरियड है ये काफ़ी लंबा चलता है अगर सही वक्त पे आपका डायग्नोसिस ना हुआ हो, सही ट्रीटमेंट और सही सपोर्ट ना मिला हो। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट करना है विद मल्टीपल डेली इंजेक्शंस एंड ब्लड टेस्ट्स। साथ ही साथ आप क्या खा रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मॉडरेशन में की जाती हैं। तो जितना आप इसके बारे में सीखेंगे ये उतना आपको हेल्प करेगा। पर अगर सही समय पे आपका हैंड होल्डिंग नहीं हुआ है तो वो शॉक और वो ट्रॉमा आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है। और शॉक के बाद आता है डिनायल। जी, वाई मी, ये मुझे नहीं हो सकता, ये मुझे कैसे हो गया। डिनायल से बाहर निकालना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, चाहे वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स हों जो इन पेशेंट्स को देखते हैं, या डायबिटीज़ एजुकेटर्स हों, या साइकोलॉजिस्ट्स हों। तो डिनायल में अगर कोई है तो आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो लेंगे ही नहीं इंसुलिन, वो समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज़ को। तो वो डिनायल का बैरियर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, वो एक्सेप्टेंस लाना कि हाँ ये हो चुका है, बट दिस कैन बी मैनेज्ड, यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया जो ऑब्वियसली टाइप 1 डायबिटिक थे, और उनसे बात की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि डायबिटीज़ सिर्फ फिज़िकल स्तर पे नहीं सीमित, वो आपकी मेंटल स्तर पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि एक नॉर्मल इंसान को बाहरी ज़िंदगी जो जी रहा है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या गो थ्रू कर रहा है, कि उसकी कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ वर्थ कितना अफेक्ट हो जाता है, वो गिल्ट फील करता है, और उसे पब्लिक में इंजेक्शंस लगाने से और शेम और गिल्ट फील होता है, और उसे एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, अपने हर एक बाइट का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी इंजेक्शंस को स्टोर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि खाने से पहले क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक वन ऑफ द केसेस दैट माय फ्रेंड शेयर्ड कि एक लड़की ने स्कूल में अपने लंच ब्रेक से पहले इंसुलिन नहीं लगाया क्योंकि उसका क्रश उसे देख रहा था, एंड शी वांटेड टू जस्ट बी नॉर्मल फॉर वंस, एंड और फिर वो उसके साथ लंच करने चली गई, एंड 5 minutes later she ended up in a hospital with a nurse. Just 5 minutes of normalcy उसको एक ICU में पहुंचा देती है। तो ये इतना सीवियर इशू है कि यहाँ पे लोगों की जॉब भी अफेक्ट होती है, कि उन्हें जॉब पे नहीं रखा जाता बिकॉज ऑफ दिस इशू, या फिर उनकी डेटिंग लाइफ, उनकी लव लाइफ, उनके मैरिज प्रपोजल, सब कुछ इस बीमारी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। So I really want you to share the intensity of these cases through some stories if you want. Sure, Aanchal, rightly said कि हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होता है, अफेक्ट होता है नेगेटिवली व्हेन इट कम्स टू टाइप 1 डायबिटीज़। बट ऑल सेड एंड डन, अगर इसको ध्यान से और सपोर्ट के साथ टाइमली मैनेज किया जाए तो एक इंसान एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है। मेरा जब बहुत दिल दुखा था उस केस से, एक रेयर सिनेरियो था ये कि एक फैमिली है जो बहुत ही हैंड टू माउथ है, जिनका डेली का आई थिंक इनकम वुड बी जस्ट 1000 रुपीज़, एंड उनके 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 को टाइप 1 डायबिटीज़ है, और उन बच्चों की उम्र 3 साल, 5 साल, 7 साल और 9 साल। जो ये पहले 3 बच्चे हैं इनको डायबिटीज़ है टाइप 1, और इनकी मदर जो हैं वो समझ नहीं पा रही हैं कि इनको कैसे मैं मैनेज करूं। वो रोज़ हॉस्पिटल्स के धक्के खा रही है, सरकारी हॉस्पिटल्स के,
उनको नहीं पता है कि पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक अडल्ट डायबिटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, किसके पास जाने की मुझे ज़रूरत है। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं सबके लिए वो इंसुलिन ख़रीद के लगा पाऊँ, उनको अच्छा खाना खिला पाऊँ या उनके ब्लड शुगर टेस्ट कर पाऊँ। एक स्ट्रिप दिन में 4 से 5 स्ट्रिप हर एक बच्चे को देनी टेस्ट करने के लिए इन इट सेल्फ इज़ एन एक्सपेंस। तो जब मैं उनके घर गई, वो एक सराय काले खां में एक एरिया में रहते हैं, बहुत ही छोटा सा उनका घर। तो जब मैं उनके घर गई, उन्होंने सारी बात मुझसे करी और कहा मेरा तो मन चाहता है कि मैं इनको जाके दफना के आ जाऊं। वो सुना मैंने और मैं कुछ कह नहीं पाई, मेरे शब्द चले गए थे, मेरी आंखें नम थीं और मैं नहीं कुछ बोल पाई उनको। पर मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि इनको किसी ना किसी तरह से हमें हेल्प करना है। तो वी मेड श्योर कि उनको हम एक सही NGO, एक फाउंडेशन, योगदान फाउंडेशन है जो बच्चों के साथ, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चों के साथ काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। उनको इंसुलिन प्रोवाइड करती है, उनको स्ट्रिप्स प्रोवाइड करती है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उनको अच्छे डॉक्टर्स से मिलवाती है। उनके साथ इन्हें कनेक्ट किया और आज वो बच्चे हेल्दी और हैप्पीली अपने टीनेज में पहुंच गए हैं। जी, उनके साथ कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हुए हैं, आइज़ में प्रॉब्लम होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, क्योंकि उनकी जब डायग्नोसिस हुआ वो लेट हुआ, उस टाइम पे उनको पूरी तरह से इंसुलिन नहीं मिल पाया, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गए। पर डिस्पाइट दैट दे आर डूइंग वेल today. Wow. So that's the beauty of intervention of a doctor. Yeah, of a doctor with a great intent. Yeah, intent matters. Yes, it does. And I think this community of type 1 people living with type 1 diabetes is very empathetic. They will do whatever they can for each other. सिमिलरली जब आपने मुझे बताया कि आप कह रहे हो कि जॉब में या स्कूल में इंसुलिन इंजेक्ट करना नहीं था, तो ये बहुत सारे केसेस में होता है कि टीनेजर्स स्पेशली पीयर प्रेशर के चलते, बॉडी इमेज के चलते, और आजकल तो इतना प्रेशर और इतना बॉडी हाउ यू लुकिंग, फिजिकल अपीयरेंस पे इतना फोकस है बच्चों का कि इंसुलिन लगाना स्कूल में इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ। बच्चे, पहली चीज़, क्लास के बीच में अगर आपको लो शुगर हो गया, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो आपको उठ के कुछ खाना है, आपको ग्लूकोज लेना है, आपको कुछ मीठा लेना है, वो मैनेज करना है। दैट्स अ प्रेशर। विद द प्रेशर ऑफ टीनेज, जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वही आपको इतना कंफ्यूज्ड स्टेट में रख रहे हैं। उसके साथ साथ आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसमें आपको एक और मैनेजमेंट करना है अपनी बॉडी का। कैसे होगा ये सब? It is so overwhelming for them that there are times they're bullied in school. I know of children so this is a girl who was 14 years old and she was bullied in school कि तू तो मर जाएगी, तुझे तो डायबिटीज़ है, तू तो इंजेक्शन लेती है। Oh my God. Yeah. And even one of the teachers did that to her. क्लास में कुछ पढ़ाते हुए बोल दिया कि हाँ तुम्हें तो डायबिटीज़ है ना। So that labeling and that bullying makes things even difficult. तो इसका मतलब डायबिटीज़ से बड़ा इशू डायबिटीज़ को मैनेज करना बन गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने काम से हमें बर्नआउट हो गया है एंड हमारे रिश्तों से हमें बर्नआउट हो गया है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चिक चिक देखते हैं तो वी काइंड ऑफ फील बर्नड आउट। मगर किसी एक ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए ज़िंदगी जीना ही बर्नआउट बन गया है, करेक्ट, it is unimaginable. And I really have deep respect and empathy for people who are watching this podcast who are actually इस बीमारी का शिकार हैं। बट मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि हाउ डू वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिनके लिए उनकी मैनेजमेंट ईजियर हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो शुरू होता है कि आपका डायग्नोसिस सही समय पर हो जाए और सही तरह से हो जाए। हमारे देश में पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं वो बहुत कम है। उन तक पहुंचना शायद रूरल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनका पहुंचना मुश्किल है। साथ साथ ये जानकारी होना कि इस बीमारी को या इस कंडीशन को कौन से डॉक्टर ट्रीट करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एजुकेशन ऑफ डायबिटीज़,
डाइट तो चलती है, लेकिन जो सबसे अंडररेटेड या इग्नोर्ड एरिया ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ है वो है मेंटल हेल्थ. Me being a psychologist, I can see कि any chronic condition will have its impact on mental health. चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी क्रॉनिक कंडीशन हो. आप देखते हैं कि आजकल ऑन्को साइकोलॉजिस्ट्स आ गए हैं जो कैंसर पेशेंट्स के साथ थेरेपी करते हैं. वाई नॉट विद टाइप 1 डायबिटीज़ जो एक बच्चे को होती है, लेकिन पूरा परिवार has to change their lifestyle. They have to eat healthy, they have to make sure कि वो कहीं अगर बाहर जा रहे हैं, पार्टीज़ पे जा रहे हैं, so they have to moderate the food items that the child has to eat. They have to carry the insulin. Insulin pumps आ गए हैं आजकल, उनको मैनेज करना आना चाहिए. तो I think mental health in chronic conditions is something very very significant, जिससे हमें व्हेन आपका जब डायग्नोसिस हो रहा है, इसके साथ ही साथ आपको एक डायबिटीज़ डिस्ट्रेस का सिंपल सा टेस्ट या एक क्वेश्चनर उस इंसान को देना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या गुजर रही है उन पे. तो मैं ऑडियंस के रेफरेंस के लिए ये संक्षेप में बोलना चाहती हूँ कि डायबिटिक डिस्ट्रेस इज़ बेसिकली अ क्लिनिकली रिकग्नाइज्ड कंडीशन जहाँ पर पेशेंट को फियर फील होता है, फेलियर फील होता है, होपलेसनेस फील होती है, फटीग फील होता है, बर्नआउट फील होता है. सब कुछ सही करने के बावजूद भी उन्हें ये फीलिंग्स बहुत नॉर्मल है उनकी ज़िंदगी में, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ हैज़ बिन टर्म्ड एज डायबिटिक डिस्ट्रेस, राइट. तो इसको पता कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि कोई इंसान तो बोलेगा नहीं अपने पेरेंट्स को, लोग इतने वोकल भी नहीं हैं. एज क्लिनिकली इसको डायग्नोस करने का क्या स्टेप है जब आपके पास नॉर्मल कोई पेशेंट आता है अपनी इंसुलिन चेक करवाने या डोजेस करवाने या टेस्ट करवाने, तो क्या इसका कोई फॉर्मल तरीका है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं दैट इज़ ही डायबिटिक डिस्ट्रेस्ड? जैसे कोई भी एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, उसी तरह से डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी हम एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट बना सकते हैं. सिंपल सेट ऑफ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, जिनके बेसिस पे हमें पता चले कि वो मुस्कुराते चेहरे के पीछे क्या छुपा है. There is a person I know, she's about 32 years old and वो एक स्टार्टअप में फाउंडर हैं and she has type 1 डायबिटीज़. रात के 3 बजे उनको हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर हुआ है, जिससे उन्होंने अपने आप को 5 बजे तक, 6 बजे तक शी वॉज मैनेजिंग हर शुगर्स, मेकिंग श्योर कि वो ऊपर आ जाए, नॉर्मल हो जाएं, और सुबह 8 बजे की वो मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रही हैं मुस्कुराते हुए. अब कौन समझेगा कि इसके पीछे कितना बर्नआउट था, कितना एंग्जाइटी था कि सुबह मैं कैसे मैनेज करूँगी, और अभी मेरी शुगर्स लो चली गई, इतनी ज़्यादा लो चली गई हैं, क्योंकि लो शुगर से सीजर्स हो सकते हैं, दौरा पड़ सकता है, आप बेहोश हो सकते हो, आपको नहीं समझ आएगा कि क्या करना है उस टाइम पे. और ज़्यादा शुगर से क्या हो सकता है? ज़्यादा शुगर से आपको डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस हो सकता है, DKA जिसको हम बोलते हैं. लेमैन्स टर्म में थोड़ा एक्सप्लेन करो. जी, जिसके चलते ये होता है कि ब्लड में बहुत एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, कीटोन्स बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में, और हमारे उस टाइम पे आपको क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, आपकी जो ब्रेथ है वो फ्रूटी स्मेल करने लगेगी, एसिडिक स्मेल करने लगेगी. अच्छा. अगर कोई बच्चा या कोई भी वॉशरूम जाता है तो आप देखोगे चींटियाँ आ जाएंगी यूरिन के पास. तो या आपकी शुगर्स नीचे आ ही नहीं रही हैं, आपकी शुगर्स 300 400 चले ही जा रही हैं, यू फीलिंग नोजिया, डिजीनेस, मतलब इट्स अ वेरी बैड कंडीशन टू बी इन, और सीधा हॉस्पिटलाइजेशन होती है. तो दोनों ही कंडीशंस, चाहे वो लो शुगर हो या हाई शुगर हो, इट इज़ अ स्टेट ऑफ पैनिक, हो जाता है ना चाहते हुए भी, लेकिन दोनों मैनेजेबल हैं, प्रिवेंटेबल हैं. ज़्यादा खतरनाक क्या है, लो शुगर या फिर हाई शुगर? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही खतरनाक हैं. दोनों से ही आपकी बॉडी को इम्पैक्ट होता है, ब्रेन को इम्पैक्ट होता है, याददाश्त को इम्पैक्ट होता है, कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट होता है. मतलब आपकी जो सोचने की क्षमता है या डिसीजंस लेने की क्षमता है, वो अगर आपकी शुगर्स बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगी तो आपका जो रोज़ का डिसीजन मेकिंग है वो आपकी कम होती जाएगी, आपकी याददाश्त में फ़र्क पड़ेगा. आपने जो सारी चीज़ें बताई ना, उसको सुनकर मुझे इस चेयर पे बैठकर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है
कि ये कितना निगलेक्टेड टॉपिक था, और आई एम रियली हैप्पी कि आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड थिंग कि एक केस स्टडी मैंने पढ़ी थी इंटरनेट पे। इट वाज अबाउट अ बॉय जिसका बर्थडे था, 19 साल का लड़का, और ऑब्वियसली जब रात के 12 बजते हैं उसके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली उसके लिए सरप्राइज़ करते हैं उसे, और उसके लिए केक्स, टॉफ़ीज़ और सब कुछ सेलिब्रेशन लेकर आते हैं। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। वो 19 साल का बच्चा इसलिए नहीं रोया कि आज वो अपने बर्थडे पे केक नहीं खा सकता, बट इसलिए रोया कि लोग अनअवेयर हैं उसके आसपास का कोर ग्रुप कि वो अगर आज ये केक खा लेगा तो उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, कि आपको तो समझना चाहिए था कि आज आप ऐसा ना करो। एंड दैट वाज इवन डीपर कि एक बच्चा अपनी बीमारी की मैच्योरिटी, एक बच्चा मैच्योरली अपनी बीमारी की इम्पैक्ट को समझता है, मगर उसके आसपास के लोग नहीं समझते। एंड वो लड़का ये बोला कि एक्चुअली आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग फ्रॉम डायबिटीज़, आई एम अफ्रेड ऑफ living with diabetes. If there is a person living with diabetes, we do not treat them differently, right? And once in a while on birthdays, on parties and occasions, आप मीठा खा सकते हो। आपके घर में फेस्टिवल है, कुछ मीठा बना है, आप उसको बिल्कुल इन मॉडरेशन खा सकते हो। बट हाँ, आप और मैं जैसे जितना मन करा जब मन करा हमने खा लिया, वो नहीं हो पाता। हमें अपनी शुगर चेक करनी पड़ती है खाने से पहले। हमें ये देखना पड़ता है कि उस जो हम खाएंगे उसमें कितने कार्ब्स हैं, उनको काउंट करना पड़ता है। उसके बेसिस पे हमें इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, फिर हम वो केक खा सकते हैं। सो इट्स अ होल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि चलते फिरते खा लिया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिर हो जाता है। अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं कि हमारी शुगर लेवल्स इस टाइम पे कितनी है और मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया, तो कितनी इंसुलिन लगानी है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी मेजर्ड एंड टेकन इन मॉडरेशन। दूसरा, आपने कहा कि वो फ्रेंड्स उसके इतना सारा कुछ मीठा ले आए, तो हाँ, यहाँ पे अगेन आप एक केक लाइए, आप साथ में और चीज़ें लाइए जो अनहेल्दी नहीं है, और आप सिर्फ एक केक लाइए, सेलिब्रेट, शेयर एंड ईट टुगेदर। इट इज़ ऑलवेज फन टू शेयर एंड ईट। तो उससे क्या होता है, पोर्शन साइज भी कम जाता है। मैंने केक खा लिया, मुझे इस बात की खुशी भी रहती है, और केक ख़त्म भी हो जाता है। तो ज़्यादा ना शुगर्स बढ़ी, ना ज़्यादा कैलोरीज गई, और सबने मिल बांट के इकट्ठे खाया। तो हम यही कहते हैं कि एनीवन हु इज़ लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज़, मना नहीं है। आम का सीज़न है, आम खाना मना नहीं है। आप खाइए, आप दिन में एक आम खाइए। लंच के साथ यू हैव योर मैंगो एंड इट्स ओके, बिकॉज आपने इंसुलिन लिया हुआ है, इट विल मैनेज योर शुगर्स। बट अब आप एक साथ बैठ के 4-5 आम खाओगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एक और कमेंट उसके साथ जो मैंने पढ़ा कि एक लेडी ने लिखा था कि जब ग्लूकोमीटर का बीप आता है ना, तो मुझे बॉम्ब टाइमर जैसा लगता है। What exactly the families and the partners and parents of type 1 patient go through? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, कि जो केयर गिवर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या पार्टनर्स हैं, रात का समय स्पेशली छोटे बच्चों के लिए या टीनेजर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, रिस्की रहता है, और इसी के चलते काफ़ी पेरेंट्स हैं जो रात भर सोते नहीं हैं। 2 बजे से 3 बजे का समय रात का ऐसा है जब सबकी शुगर्स लो जाती हैं, सबकी। जी, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनकी भी। ये बॉडी का मैकेनिज़्म है, क्योंकि हमारे बॉडी रात को ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, और उसके चलते हुए इंसुलिन जो है वो कम होता है। अब जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन बन रहा है वो इसको मैनेज कर लेती है। जो लोग टाइप 1 डायबिटीज़ से के साथ जी रहे हैं, उनको शुगर्स डाउन चली जाती हैं और ऊपर नहीं आती हैं। तो रात को जब नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया या सोते समय शुगर लो हो जाना बहुत ही डेंजरस होता है। सो इसमें एक फिनोमेना होता है डेड इन बेड, जिसको हम कहते हैं कि रात के समय 2 से 3 बजे के बीच में अगर शुगर्स बहुत लो चली गई और मैनेज नहीं करी गई, तो बच्चा या जो भी इंसान टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ जी रहा है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, या उसको दौरा पड़ सकता है, या वो इससे ज़्यादा वर्स सिचुएशन में जा सकता है। तो इसी के चलते बहुत सारे पेरेंट्स रात भर जग के
शुगर्स को मैनेज करते हैं। तो इसके चलते कैसे एक पेरेंट खुद पेशेंट के साथ इमोशनली उसे सपोर्ट कर सकता है विदाउट एक्चुअली मेकिंग देम फील डिफरेंट? आपके क्या टिप्स रहेंगे फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट पेरेंट्स? बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का पहली चीज़ ये समझना कि अब ये प्रॉब्लम या ये कंडीशन तो आ चुकी है और इसके साथ हमें जीना है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसके साथ जी सकते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। तो जब आप बच्चे की शुगर टेस्ट कर रहे हैं और अगर कभी मान लीजिए शुगर बहुत हाई आ गई या बहुत लो आ गई, तो रिएक्शन मत दीजिए। तूने ज़रूर कुछ खाया होगा ना, तूने इंसुलिन नहीं ली ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। जब आप रिएक्शन देंगे उस बच्चे को उस शुगर के नंबर को देख के, उसका इम्पैक्ट उस बच्चे पे अच्छा नहीं होगा। वो झूठ बोलना शुरू करेगा, वो आपसे छुपाना शुरू करेगा और आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द चाइल्ड। आप पूछिए, अच्छा आज लंच कैसा था, क्या खाया, फ्रेंड्स क्या लाए थे, उनके साथ कुछ खाया था। इस तरह से अगर आप कॉन्वर्जेसन करेंगे बच्चे से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा है जो उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में मिसिंग है और वो बाहर से कहीं से खा रहा है जिससे उसकी शुगर्स बढ़ गई, या उसको क्या घर में इतना रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है हमने कि वो कुछ नहीं खा पाता है, तो वो बाहर उसको जब जहाँ मौका मिलता है वो खा लेता है। तो जब आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देंगे, सबसे पहली आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर सृष्टि, दिस इज़ वन ऑफ द बल्ब ऑन मोमेंट्स ऑफ टुडेज कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैंने ऐसा होता हुआ देखा है और आपने ये बारीक बात नोट करी और आज उसको बोली। दिस इज़ आई थिंक हाईली रिलेटेबल फॉर ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग थ्रू वॉचिंग दिस। आई थिंक पेरेंट्स का सुपरविजन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टीन एज में, जब बच्चा उस उम्र में होता है जहाँ पे हम सब ने करा है। वो टीनेज होती ही ऐसी है कि हम सब तरह के काम करना चाहते हैं, इतनी उत्सुकता रहती है, क्यूरोसिटी रहती है, एक्सपेरिमेंटेशन रहती है। और आजकल के टाइम में विद सोशल मीडिया सब कुछ इतना ईजिली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। बट children living with type 1 diabetes, especially teenagers, need a lot of supervision when it comes to managing their diabetes. इससे मुझे याद आया एक केस, बहुत कुछ साल पहले की बात है। एक 14 साल का लड़का था और बहुत ही अच्छी फैमिली, रिसोर्सफुल फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, वेल अवेयर फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पास इंसुलिन पंप था। इंसुलिन पंप इज़ अ डिवाइस जो आप लगा के रख सकते हो एंड उससे आपको ऑटोमेटिकली इंसुलिन बॉडी में जाता है। ओके, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको हर 3 दिन में वो साइट बदलनी पड़ती है। देयर इज़ अ कैनुला, वो आपको बदलना पड़ता है। तो इस बच्चे के पेरेंट्स के पास समय नहीं था, मदर बिज़ी रहती थी विद पार्टीज़ एंड ऑल ऑफ दैट, फादर बिजनेसमैन थे, रेस्टोरेंट था उनका, तो लेट नाइट्स थे, रहते थे बाहर, तो बच्चे को ध्यान देने के लिए कोई नहीं था। एंड वो बच्चा इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड था अपनी कंडीशन के साथ कि उसने क्या करना शुरू किया कि उसने ज़्यादा इंसुलिन लेना शुरू कर दिया, ओवरडोजिंग शुरू कर दी। तो जब आप ओवरडोजिंग करेंगे, ज़्यादा इंसुलिन लेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो आप शुगर कम जाएगी आपकी, आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। सो द अल्टीमेट थिंग वाज दैट ही डिड नॉट वांट टू लिव। वो जीना नहीं चाहता था और वो इस तरीके से रास्ते ढूंढ रहा था कि कुछ भी करके ऐसा हो जाए कि मैं हाइपोग्लाइसीमिया इतना हो जाए कि मैं वापस ना आ पाऊँ। जब उससे बात करी, धीरे धीरे समझा कि इंसुलिन इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाती है, तो समझ आया कि जब मैंने उसके साथ थेरेपी करी तो समझ आया कि ये बच्चा एक्स्ट्रा इंसुलिन ले रहा है और पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह के भी केसेस आते हैं जहाँ पे इतना बर्नआउट होता है, निगलेक्ट होता है, डिप्रेशन होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि उसको करना क्या है, उसको किस रास्ते जाना है। एंड हाउ डू वी नेविगेट सच सिचुएशन? इस सिचुएशन को हम बहुत ही ध्यान से, सेंसिटिवली, नॉन जजमेंटल तरीके से हमें इसको हैंडल करना है। अगर वो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है बात करने में, अपने दिल की बात कहने में, तो आई थिंक वही आपका पहला स्टेप होता है जहाँ पे आपको लगता है कि प्रॉब्लम अब सॉल्व हो सकती है।
यदि आप उस बच्चे को जज करेंगे कि तुम तो आजकल के बच्चों की तरह हो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये कोई तरीका है, ये तुमने गलत किया, नहीं। तो मेरा हर बच्चे के साथ ये एम रहता है कि मैं उनको एक सेफ स्पेस दूँ, एक ऐसी जगह दूँ जहाँ वो जैसे चाहें वैसे बात करें, जैसे चाहें वैसे बैठें, अपने जितनी दिल की बात है जो शायद वो ना पेरेंट से कर पाते हैं ना फ्रेंड से कर पाते हैं, उनको वो करने का मौका मिले। तो जब इस बच्चे ने ये चीज़ बताई, डिस्क्लोज़ करी, तो इसमें मुझे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें हमें जो उनके पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे उनके साथ और साइकाइट्रिक हेल्प भी लेनी पड़ी, ताकि हम ये बच्चे को एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, मेंटल स्टेबिलिटी ला सकें। पेरेंट्स के साथ रेगुलर सेशंस करने पड़े, जहाँ पे उनको धीरे धीरे ये चीज़ समझाई कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हर चीज़ के कॉजेज़ समझाने पड़े, डायबिटीज़ की दोबारा एजुकेशन देनी पड़ी, ताकि उनको समझ आए कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। It is seriously silent epidemic Yes. that is happening in the country and हमें पता ही नहीं है कि ये इस लेवल पे चल रहा है। इवन इफ डायबिटीज़ इतना कॉमन वर्ड है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि हर किसी को हुआ पड़ा है, उसके बावजूद भी हमें टाइप 1 डायबिटीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि डिप्रेशन और डायबिटीज़ आपस में कैसे लिंक्ड है? डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो या स्ट्रेस हो, जब भी कोई क्रॉनिक कंडीशन होती है जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, ये मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। People living with type 1 diabetes are 2 times more likely to develop depression as compared to those without diabetes. ठीक है। Similarly, anxiety जिसे हम कहते हैं, घबराहट होनी, बहुत palpitations होनी, हाथों में पसीना आना, सांस चढ़ना, ये तरह के सिम्टम्स भी आपको मिलेंगे जब आप किसी पर्सन who's living with type 1 diabetes से अगर आप बात करते हो, मिलते हो, क्योंकि इतना कुछ है मैनेज करने के लिए कि अंदर ही अंदर क्या चलता है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। Not just people living with type 1 diabetes, but like I said, the caregivers, the parents, the partners, they also face the caregiver burden. उनको भी ये सब तरह की दिक्कतें होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत पीछे है। हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे क्योंकि वो हमें इंसुलिन लिख के दे देते हैं, डोज एडजस्ट कर देते हैं, बता देते हैं कौन से टेस्ट्स कराने हैं। हम डाइटिशियन के पास भी चले जाते हैं क्योंकि वो हमें डाइट बता देते हैं, पर हम थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते। वो स्टिग्मा आज तक और अभी तक चल रहा है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। इतने एजुकेटेड लोग, रिसोर्सफुल लोग, बहुत जानकारी रखने वाले लोग, फिनेंशियली स्टेबल लोग, वो भी आज तक इस चीज़ को, गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, हेजिटेंट रहते हैं, एप्रीहेंशन रहती है। क्यों बात करें हम अपने बारे में? हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, हमें दिख रहा है, हमें बच्चे के शुगर्स से पता चल रहा है, उसके HbA1c से पता चल रहा है कि शुगर्स ठीक नहीं चल रही, या कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं जो शायद कुछ सेशंस में ही वर्कआउट हो सकते हैं। पर वो पहला स्टेप टू टेक थेरेपी, वो ही लेना इतना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि वो इसको बैकफुट पे रखते हैं। आपको क्या लगता है वो इसलिए मुश्किल होता है कि वो उन्हीं के पास ये अवेयरनेस नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए भी थेरेपी ले सकते हैं, या फिर इसलिए मुश्किल होता है कि लोग क्या कहेंगे? दोनों ही चीज़ें। हमारे देश में हर एक दूसरा इंसान एडवाइस देना, ज्ञान देने में आजकल माहिर है, तो हमें ऐसा लगता है कि घर पे ही तो है, मम्मी पापा से बेटर तो कोई समझा ही नहीं सकता है, विच इज़ ट्रू। समझा सकते हैं मम्मी पापा, लेकिन क्या बच्चे की सुनते हैं मम्मी पापा? क्या उसके अंदर क्या चल रहा है वो नॉन जजमेंटल तरीके से सुन पाते हैं? ये नहीं हो पाता है बहुत से घरों में। सब लोग शायद ऐसे नहीं होते, बट कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ आता, या पेरेंट्स के पास खुद के पास ना समय होता है, ना वो लेवल की पेशेंस होती है कि वो इस तरह की कॉन्वर्जेशंस बच्चे के साथ कर पाएँ। सुसाइड का रिस्क भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, क्या ये बात सही है? आजकल खासकर आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन कमिंग अप विथ सुसाइड आइडिएशन, विथ सेल्फ हार्म,
with severe clinical depression, with borderline personality disorders. There is Oh, a shit. lot which is going on in this generation especially. इससे पहले आप आगे बढ़ो, मैं चाहती हूँ कि आप बताओ कि ऐसा क्या एक टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट स्पेसिफिकली टीनेजर बच्चे गो थ्रू करते हैं जिसका रिजल्ट है ये सुसाइडल थॉट्स और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक बच्चा आप ले लीजिए 13, 14, 15 साल का, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं. लड़कों के साथ पीयर प्रेशर आ जाता है, इंसुलिन नहीं लगानी, केयरलेसनेस करनी, नहीं चेक करना, बाहर कुछ खा लिया, डजंट मैटर. फ्रेंड्स ने कहा लेट्स ट्राई स्मोकिंग टुडे, लेट्स ट्राई वेपिंग टुडे, सो वी गिव इन टू दैट क्योंकि दैट्स कूल, राइट, आजकल के टाइम में. सिमिलरली विद गर्ल्स ग्रोइंग अप, बॉडी इमेज इशूज आ जाते हैं. आई वॉन्ट टू वेयर अ सर्टन काइंड ऑफ अ ड्रेस, सो आई विल नॉट पुट अ CGM सेंसर, जो शुगर मॉनिटरिंग सेंसर होता है. मुझे पंप नहीं लगाना, मुझे स्कूल में इंसुलिन नहीं लेना, मैं बुली होती हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसा देखते हैं, ऐसा कहते हैं दैट यू आर डिफरेंट, यू आर नॉट लाइक अस, आई कांट फिट इन. सो देर आर अ लॉट ऑफ सच इशूज विच आर देयर. एंड वो स्पेशली जब अडोलेसेंस होता है, वो वाला एज होता है व्हेन देयर इज ऑलरेडी सो मच केओस इन द बॉडी ड्यू टू द हॉर्मोन्स, कि ये सब एक एक्स्ट्रा बर्डन लगने लगता है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग टाइप 1 डायबिटीज़. सो बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है या इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है कि ना वो किसी से बात कर पाता है, ना पेरेंट्स समझ पाते हैं. सो व्हाट दे टेल मी इज़ दैट inflicting pain distracts me from my pain of being bullied. या मैं जब अपसेट होती हूँ या होता हूँ, इफ़ आई हार्म माई सेल्फ, मेरा ध्यान उस पेन की तरफ चला जाता है. आई हैव सीन चिल्ड्रन विद अ लॉट ऑफ मार्क्स ऑन देयर आर्म्स एंड हैंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो इस केस में सी इफ दे आर अंडर एज, दे आर लेस देन 18, we make sure that their parents are aware of this, of course in a very professional, ethical manner. They have to consult a psychiatrist, they have to be put under care, like what is required depending upon the severity of the condition, right? And इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली और अगेन आई वुड से नॉन जजमेंटल होके इन लोगों के साथ या इन बच्चों के साथ आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है. आप ऐसे कोई केसेस शेयर कर सकते हो जिसकी थेरेपी के थ्रू नाउ दे आर एबल टू लिव बेटर? या सो आई हैव बीन वर्किंग विद अ पेशेंट फॉर नाउ अबाउट 8 months. तो मैं एक व्यक्ति के साथ बहुत टाइम से काम कर रही हूँ. इनकी उम्र लगभग 20 साल की है, और इनको आई थिंक पिछले 10 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की परेशानी थी और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी दिख रहे थे, जिसके चलते इन्होंने सोशल सर्कल अपना कम कर दिया, किसी से बातचीत नहीं करते थे, लिफ्ट में आना जाना घबराहट, भीड़ में जाना तो घबराहट होने लगती थी. और ये इन्होंने देखा कि ये डायबिटीज़ के बाद से ही इनको ये घबराहट, एंग्जाइटी जो है ज़्यादा बढ़ गई. तो धीरे धीरे हमने इनके साथ काम करना शुरू किया. हमें इनको साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ा क्योंकि वो एंग्जाइटी का लेवल इतना ज़्यादा था कि थेरेपी भी शायद काम नहीं कर पाती अगर हम बिना उनको स्टेबल करे थेरेपी देते. तो हमने उनको कुछ टाइम मेडिकेशन पे डाला, साथ साथ धीरे धीरे थेरेपी दी. सो यहाँ पे पॉज करके मैं बस ऑडियंस के रेफरेंस के लिए यही बोलना चाह रही हूँ कि साइकेट्री में आपके मेंटल हेल्थ के लिए आपको दवाई मिलती है और थेरेपी में सिर्फ काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिसमें आप थेरेपिस्ट के साथ अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो. तो हमने उन्हें मेडिसिन देके स्टेबलाइज किया और साथ साथ उनको एक्सपोजर थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जिसके चलते जो उनका डर है, मान लीजिए भीड़ में जाने का डर या किसी नए व्यक्ति से बात करने का डर, वो धीरे धीरे कम हुआ. उनको हमने बहुत सारी टेक्निक सिखाई जिनसे जब उनको एंग्जाइटी होती है, मतलब जब उनकी धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं या उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, उस सिचुएशन में उनको क्या करना है, कि कैसे वो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे वो अपने आप को बेहतर फील करा सकें उस समय पे. और सबसे इम्पॉर्टेंट,
ये एंजाइटी या ये डिप्रेशन क्यों होता है, इसका वो कॉज क्या है, वो डीप रूटेड कॉज को निकालने के लिए हम उनके साथ बहुत सारी डिफरेंट तरह की टेक्निक्स करते हैं, जिसमें माइंडफुलनेस आती है, मेडिटेशन आती है, ताकि हम उनका बचपन से लेके अभी तक की जर्नी को समझ पाएँ। यहाँ पे मुझे ये पूछना है कि डिप्रेशन से, एंजाइटी से क्या ब्लड शुगर स्पाइक होती है, या फिर शुगर स्पाइक से और आपकी एंजाइटी बढ़ती है? इट फील्स लाइक ये कांस्टेंट लूप है. इट इज़ लाइक अ टू वे स्ट्रीट. अगर टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ नॉट मैनेज्ड वेल, अगर आपको डायबिटीज़ डिस्ट्रेस हो रहा है, डायबिटीज़ बर्नआउट हो रहा है और वो आपने ठीक नहीं किया, ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं जब आप मैनेज कर सकते हो इन कंडीशंस को, बहुत आराम से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये हमें डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ ना लेकर के जाए. दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, एंजाइटी है, तो आप अपना सेल्फ केयर कर ही नहीं पाओगे. आप डायबिटीज़ मैनेज कर ही नहीं पाओगे. तो क्या होगा, आपके शुगर्स बढ़ेंगे, आपका A1C बढ़ेगा, और ये आपस में एक विशियस साइकिल जैसा चलता रहेगा. डायबिटीज़ मैनेज नहीं होगी, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, डायबिटीज़ मैनेज नहीं होगी, एंजाइटी होगी, तो सिमिलर साइकिल कीप्स ऑन गोइंग. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये पैटर्न को और इस साइकिल को ब्रेक करें. आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसने बोला है कि मैं जीना छोड़ दूँ मगर इंसुलिन ना लूँ? मुझे एक फैमिली मिली कि उनकी बेटी को डायबिटीज़ थी और उसके फादर उसको लेके आते थे वहाँ पे, क्योंकि वो योगा एंड ऑल कराते थे. इंसुलिन भी लगाती थी, पर शुगर्स उसकी मैनेज्ड नहीं थी, बहुत हाई शुगर्स जाती थी, क्योंकि वो इंसुलिन लगाना ही नहीं चाहते थे. तो मैंने उसके फादर से पूछा कि क्यों नहीं लगाते, जब आपको पता है कि ये लाइफ सेविंग है, ये आपके बच्चे की जान बचा सकती है. तो उसके फादर ने कहा, मैं अपनी बच्ची को रोज़ प्रिक करता हूँ, रोज़ उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता हूँ, मुझसे हो नहीं पाता है. इससे बेटर तो ये ना रहे या मैं ना रहूं. इंसुलिन लगाना रूटीन से ज़्यादा ट्रॉमा बन जाता है. और अब तो बहुत पतली नीडल्स, छोटी नीडल्स, इंसुलिन पेन आने लग गए हैं. पहले तो, इससे भी पहले सिरिंजेस आते थे, मोटे मोटे नीडल्स आते थे, और जो लोग शायद पेन्स अफोर्ड नहीं कर पाते वो आज भी सिरिंजेस से लगाते हैं, जो थोड़ा पेनफुल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पेन. तो वो बार बार उसको इंजेक्ट करना दिन में, तो आधे टाइम तो वो करते ही नहीं थे कि ठीक है, ऐसे है, ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा. तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं. बहुत सारे लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे जाते हैं. किसी ने कह दिया कि कैमल मिल्क पिलाइए तो उससे ठीक हो जाएगी, वो भी किया. किसी ने कहा कि वो उस गांव में ऐसे कोई बाबा जी बैठे हैं, वो एक लड्डू खिलाते हैं, उससे ठीक हो जाओगे, वो भी किया. और जब लोग ये सब करते हैं और इंसुलिन छोड़ देते हैं, तो वो बच्चे को मौत के करीब ले जाते हैं. हम सबसे, हमारे डॉक्टर्स सबसे यही कहते हैं कि आपको जो ट्राई करना है आप करिए, लेकिन इंसुलिन मत रोकिए. अभी तक टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई ऐसा क्योर नहीं आया है कि ये ठीक हो जाए. जब आएगा तो डॉक्टर्स ऑटोमेटिकली बताएंगे. लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है और आप चाहते हैं कि आप कोई भी और ऑल्टरनेटिव थेरेपी करें, आप वो करिए, पर इंसुलिन मत रोकिए. एंड ऐसा भी होता है कि जब हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की, तो स्पेसिफिकली डोजेस बढ़ती जाती हैं. कदम दर कदम पेशेंट्स यही बोलते हैं कि 2 डोज थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई. तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है. आप खाना कितनी बार खाते हैं? 3 बार खाते हैं. बीच में स्नैकिंग भी करते हैं. जितनी बार आप खाना खा रहे हैं उतनी बार आपको इंसुलिन लेना है, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे ग्लूकोज बनेगा, शुगर बनेगी आपके खाने से. आपको एनर्जी तो चाहिए. वो एनर्जी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको इंसुलिन नहीं मिलेगा. हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है. तो इंसुलिन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं बढ़ता, डोज ज़रूर बढ़ती है. कि अगर आप आज 5 यूनिट लगा रहे हो, तो कल शायद 6 यूनिट या परसों 4 यूनिट भी लगा सकते हो. आप कितना खेलते हो, कितना फिजिकली एक्टिव हो, कितना खा रहे हो, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपकी डोजेज डिसाइड होती है. फिर जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो, जब आपका बच्चा 12, 13, 14 साल का होता है, जब उसके अंदर बदलाव, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, हाइट बढ़ती है, उस दौरान इंसुलिन की मात्रा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है.
उस टाइम पे बढ़ जाती है एंड इट इज़ क्योंकि ओके, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इट क्योंकि इज़ नेचुरल, developments हो क्योंकि रहे हैं। बॉडी Got में it. बहुत सारे और प्रोसेसेस चल रहे हैं तो इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। एक ऐसा पेशेंट जो अपने कार्ब्स मैनेज कर रहा है, अपनी बाइट साइज देख रहा है, इंसुलिन टाइम पे ले रहा है, वॉक कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी भी पार्शली मेंटेन्ड है, और वो भी 4 डोजेस के यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेता है, उसका सवाल ये है कि वो क्या कभी डोजेस ऑफ इंसुलिन कम कर पाएगा? अगर आप पूछ रहे हो कम होगा तो इंसुलिन, जैसे मैंने कहा यूनिट्स ऑफ इंसुलिन वो कम हो सकती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बंद हो जाएंगी तो उसका आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे बॉडी में ऐसा कोई तरीका नहीं है ना कि मैं वो इंसुलिन वापस प्रोड्यूस करना शुरू कर दूँ। अगर मेरे शरीर में बन रहा होगा थोड़ा बहुत तो मैं शायद डोज उस हिसाब से कम कर सकूं। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है जो हमारे पैनक्रियास को काम करा सके? अभी बहुत सारी रिसर्च ऐसी चल रही है जिसमें हम स्टेम सेल थेरेपी की बात करते हैं, हम पैनक्रियास ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है जो 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 वेल रिसर्च्ड है या जिसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट अभी मिला हो। बट हाँ, आने वाले टाइम में ऐसी उम्मीद है, ऐसी होप है कि देयर विल बी समथिंग जो इस चीज़ को थोड़ा सा और बेटर तरीके से मैनेज करवा पाएगा, जिसमें शायद इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ तक मुझे समझ आया, it's about the whole situation is not just about the diabetes itself, but what goes all around Yes. the diabetes. चाहे वो खुद पेशेंट हो, चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे वो उनकी मेंटल हेल्थ हो, मैनेजमेंट हो, उसका बर्नआउट हो, उसके अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व करती रहती हैं। तो ऐसे कोई केसेस हैं जो सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी हैप्पीली लीड कर रहे हैं एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स विद टाइप 1 डायबिटीज़? ओ यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंड वही लोग हैं जो शायद सबको इंस्पायर करते हैं कि डायबिटीज़ ही तो है, क्या हो गया। दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ। एक बच्चा है जिसको मैं जानती हूँ, वो इतना अच्छा स्किपिंग रोप है जो वो करता है कि वो इतने कॉम्पिटिशन्स में जाता है, ही इज़ सो गुड एट वॉट ही इज़ डूइंग along with type 1 diabetes management. There are kids in school जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डांसर्स हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब्स वेल, जो अडल्ट्स हैं। कोई कहीं पे ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है। ऑन एंड ऑफ येस, योर शुगर्स फ्लक्चुएट विच इज़ नॉर्मल। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में और उसके साथ जीना सीख रहे हो। मुझे आपकी अभी की कॉन्वर्सेशन से रियलाइज़ हुआ, इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट गेम, इट्स मोर ऑफ अ परसेप्शन गेम। जैसे आपने बोला डायबिटीज़ ही तो है, अभी तक हम इसकी सिवियरिटीज़, इमोशनल ब्रेकडाउन्स को डिस्कस कर रहे थे, बट लेट्स कम बैक टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट, दैट इट इज़ मेयरली द परसेप्शन कि आपको एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि दिस इज़ माई रियलिटी और मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और उस रियलिटी के साथ उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके देन यू लीड योर लाइफ। तो आप जानते ही होंगे, जैसे प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड हैं निक जोनस, ही इज़ लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज़, ही हैज़ हिज ओन फाउंडेशन। वसीम अकरम थे जो बहुत पुराने क्रिकेट प्लेयर हैं। एक और एक्टर हैं फवाद खान, वो भी टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही हैं जो आज इतना ऊंचा आगे तक पहुंच गए हैं। आपने एक शो देखा है हाउस? देखा है? आई रियली लव दैट शो। बहुत सारे रीजंस हैं उसको पसंद करने के, बट वन ऑफ द रीजंस इज़ कि आई रियली लाइक द कंसेप्ट जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड से हैं एंड दे वर्क एज अ टीम, एंड दैट इज़ समथिंग आई रियलाइज्ड कि इंडिया में मिसिंग है। आई एम श्योर कि ये आ गया है, काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसे टीम बनाकर लोग काम करते हैं, बट जब मैं खुद नी के इशूज़ से गुजर रही थी तब at a very later stage, my physiotherapist and my surgeon intervened and they worked as a team on me. They were bound to work on me because मेरा केस इतना ज़्यादा बिगड़ गया था. But then I realized कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ, अगर जो एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक्स है, जो सर्जन है और जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो एज अ टीम काम करेंगे एक पेशेंट के ऊपर, एक प्रोजेक्ट
तीनों एंगल से देखा जाएगा तो वो बेहतर तरीके से मैनेज होगा, उसकी एफिकेसी भी होगी, Of उसकी course. एफिशिएंसी भी होगी कि आप पेशेंट को हर एंगल से डील कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ने देख लिया और फिर वो निगलेक्टेड पार्ट दूसरे को रेफर कर रहा है। दिस इज़ व्हाट माई खुद की रियलाइजेशन इज़ आफ्टर गोइंग थ्रू द इंटायर हसल एंड कियोस ऑफ गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर डिजीज़। और मैं यही सोच अगर इस सेगमेंट में भी लगाती हूँ कि कैसा हो अगर हम एक टीम बना लें ऑफ पीडियाट्रिशियन, ऑफ एंडोक्रोलॉजिस्ट एंड ऑफ अ थेरेपिस्ट, तब ये सीन कैसा दिखेगा, तब शायद डायबिटीज़ का बेहतर मैनेजमेंट हो पाए। अभी कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने शुरू किया है, जिनके पास एक डायबिटीज़ एजुकेटर है और वो फिर थेरेपिस्ट, साइकोलॉजी काउंसलर्स के पास भी रेफ़र कर रहे हैं पेशेंट्स को, बट बहुत ही गिने चुने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कर रहे हैं। पर क्योंकि हमने ये देखा है, हमने एक रिसर्च पेपर किया था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे हमने जब पेशेंट्स को थेरेपी दी तो हमने देखा कि उनका HbA1c होता है हर 3 महीने की जो शुगर आती है एवरेज, वो 1% से कम हुई थी। सो इंटरवेंशन इस तरह की जब हम देते हैं तो उनकी मैनेजमेंट बेटर होती है। इट इज़ नॉट ओनली द फूड यू ईट और द एक्सरसाइज यू डू और द डोजेज यू टेक, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एंड अगर आपका इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट स्टेबल है, आप खुश हैं, तो आपकी कंडीशन अपने आप मैनेज हो जाती है। अगर आपकी माइंड स्टेबल रहेगी तभी आपकी शुगर भी स्टेबल रहेगी। एंड दिस इज वाइस वर्सा, क्योंकि ये लूप है। करेक्ट। Absolutely. What will be your final advice and suggestion to people A who are watching this and are type 1 diabetics, and B who are normal people and just watching this for purely awareness purposes? अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो, मानसिक परेशानी, नॉट जस्ट इंसुलिन मैनेज नहीं हो रहा, शुगर मैनेज नहीं हो रहा, डू रीच आउट। आप किसी भी थेरेपिस्ट से, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से आप मिलिए, आप अपने डॉक्टर से ही कहिए कि मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके, राइट? दैट्स व्हाट वी ऑल हैव लर्नड कि अगर आप ठीक नहीं हो तो सीक हेल्प, हेजिटेट मत करिए। थेरेपिस्ट के पास जाना कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप करेंगे तो आप यू विल बी स्टिग्मेटाइज्ड या कुछ आपके साथ अलग होगा, नहीं। दूसरा, जो लोग देख रहे हैं फॉर अवेयरनेस पर्पस, आप अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। सिम्टम्स अगर फिज़िकल सिम्टम्स हैं या मेंटल सिम्टम्स हैं, उनको ये कह के मत साइड में कर दीजिए कि सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो ठीक नहीं हो रहा है, या फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो तो तुम ठीक हो जाओगे। समझिए कि क्यों, अगर कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है या खुश नहीं फील कर रहा है तो उसका कोई कारण होगा और दैट नीड्स हेल्प। एक क्वेश्चन रह गया, ये सबको जानना है और ये भी जानना है कि ये सच में मिथ है या फिर सच है। तो इज़ डायबिटीज़ रियली रिवर्सिबल? नो। Then why do we have this conversation floating in the internet? See, when we talk about reversing diabetes, it can work for people living with type 2 diabetes. जिन लोगों को type 2 diabetes है, वहाँ पे हम फिर भी रिवर्सल की बात करते हैं। अच्छा। और उसमें भी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि अगर लोगों को 10 साल से कम है डायबिटीज़, HbA1c इस रेंज तक है और वो इस पर्टिकुलर किसी दवाई पे हैं, तो ही उनका रिवर्सल हो सकता है। माने शुगर की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। पर इन मोस्ट केसेस ये मैनेज्ड कंडीशन है, इसको आप मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, जहाँ पे आपकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं पर बंद हो जाती हैं या बहुत लंबे समय तक बंद रहती हैं, वो कहना मुश्किल है। टाइप 1 डायबिटीज़ में रिवर्सल का कोई भी रोल नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई क्योर नहीं है। इंसुलिन, डाइट और एक्सरसाइज इज़ द ओनली वे जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हो। दैट्स अ ब्रिलियंट क्लैरिफिकेशन, थैंक यू फॉर दैट। बट इस आपके पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक मिथ बस्टर राउंड है दैट आई रियली वांट टू प्ले विद यू फॉर द रेफरेंस ऑफ आवर ऑडियंस। लेट्स डू दिस। सो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली आप ये बताओगे कि ये मिथ है या फिर सच है।
So, should we start? Yes. Absolutely. Okay, that I think I should name it as Type 1 Diabetes 101. Yeah, sure. Myth bust around with Dr. Shrishti. Let's do this. Stress has no effect on diabetes. Myth or fact? Myth. Stress has an effect on diabetes. Okay. Diabetes can be managed only through diet. दिस इज़ अ मिथ. डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए सिर्फ डाइट नहीं, एक्सरसाइज भी, मेडिकेशन भी, इंसुलिन भी और मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है. Insulin use means you have failed to control diabetes. नो, दैट्स नॉट ट्रू. इंसुलिन मीन्स दैट आप जीना चाहते हो, यू आर विलिंग टू टेक दैट लाइफ सेविंग ड्रग, और जिससे आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ठीक तरह से काम कर सकते हैं. Diabetes and depression often go hand in hand. दैट्स ट्रू. डायबिटीज़ और डिप्रेशन का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. जैसे मैंने पहले भी कहा, पीपल लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज़, उनको 2 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं डिप्रेशन होने के. Mental health therapy can help in managing diabetes. ट्रू. बस शुगर और कार्ब्स बंद करो, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी. बहुत बड़ा मिथ है ये. अपना पूरा लाइफस्टाइल ठीक करो तो डायबिटीज़ से प्रिवेंशन हो सकती है, पर डायबिटीज़ अगर हो गई तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको रेगुलर टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपके डॉक्टर आपको ठीक तरह से बताएंगे. इंसुलिन लेने वाले पेशेंट्स मेंटली वीक होते हैं, विल पावर होती तो रिवर्स कर लेते. सबसे बड़ा मिथ है ये, ऐसा कुछ नहीं है. जो लोग इंसुलिन लेते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. आप अपने आप को प्रिक करके देखिए, दिन में 4 बार, आपको पता चलेगा. All right, Dr. Shrishti, I mean this is one hell of a needed conversation. मुझे लगता है इस कॉन्वर्सेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और हमें पता भी नहीं था कि इसकी ज़रूरत है. मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी एंड में कि काफ़ी सारे लोगों को, मुझे भी अभी तक यही लगता रहा था कि डायबिटीज़ शुगर से होती है. खाना कंट्रोल कर लोगे तो उससे मैनेज हो सकती है, बट स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ लाइक कि आपके खुद की बॉडी ने आपके पैनक्रियास पर अटैक कर दिया है, जंग छेड़ दी है. और इमेजिन वेकिंग अप एवरी डे जहाँ पे आपकी खुद की बॉडी ही आपकी खुद की दुश्मन है. तो नाउ बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दिस होल थिंग एंड आई एम मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इट, ये मेरे लिए काफ़ी बल बॉर्न कॉन्वर्सेशन रही कि हाउ कम मुझे अभी तक इसके बारे में कैसे नहीं पता था. एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग हैं जो सिमिलरली ऐसा फील कर रहे होंगे. सो इफ़ यू रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन देन प्लीज़ शेयर इट विद पीपल हु मे नीड इट द मोस्ट. एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अगर आपके आसपास भी इस जर्नी से कोई गुजर रहा है तो उनका हाथ थामिए, उन्हें समझिए और उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अगर दिमाग स्टेबल नहीं होगा तब तक शुगर भी स्टेबल नहीं होगी. अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द बेस्ट इंसुलिन. और मैं हूँ आंचल राजकुमार, होस्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट, और लौट के आऊँगी एक नए मैजिक और एक नए सच के साथ. Until then, please subscribe to our channel if you haven't already, and I will see you again on every Thursday, 8 p.m.